सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 12th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा रहा हूं। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ये सब कवर कर लिया है। अब हम लोग एक इसी चैप्टर के नए टॉपिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है आज एरिया वेक्टर, ठीक है, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल वेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अब गॉस थ्योरम वाले पार्ट पे आगे बढ़ना है और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन सीखनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पुरानी वीडियोस ज़रूर चेकआउट कर ली होंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ साथ PYQ सीरीज़ भी चल रही है। तो यार PYQ सीरीज़ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या करो, टॉपिक पढ़ तो रहे हो, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, बट बोर्ड में हम कैसे करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए और न्यूमेरिकल्स भी तो चाहिए हमें। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि अगर आपको बोर्ड के ही न्यूमेरिकल मिल जाए। तो यार PYQ सीरीज़ भी मैं लेके आया हूँ, तो टॉपिक वाइज है, वो भी सॉल्यूशन एक एक सारे क्वेश्चन का करा रहा हूँ, वो भी चेकआउट कर लो, ठीक है जाके। अब आगे बढ़ते हैं एरिया वेक्टर पे। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सिंपल है। एरिया आप कहोगे कि सर हम बचपन से पढ़ते आए एरिया इज स्केलर, ठीक है, एंड वी नो दैट एरिया इज स्केलर, सो दिस नो नीड टू, देर इज़ नो नीड टू डायरेक्शन, यू कैन से, कह सकते हैं हम लोग कि अगर एरिया एक स्केलर था तो डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बट अब आपने ये वेक्टर जो लगा दिया है, इसका मतलब यहाँ पे तो अब डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो यही मैं एग्जांपल के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस दो छोटे छोटे एग्जांपल से, ठीक है। कि इमेजिन करो कि हमारे पास एक्सिस है, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। तो तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, और इसके अंदर मैंने एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे, दिस इज़ ए स्क्वायर, ठीक है, हुज साइड इज़ स्मॉल ए, एक स्मॉल ए साइड का एक स्क्वायर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर एरिया सिंपल है, साइड का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका एरिया। अब वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब डायरेक्शन भी होगी, तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्शन ही समझनी है। ध्यान से देखना, अगर आप अभी इस डायग्राम को देख रहे हो तो ये डायग्राम आपको क्या दिखाना चाह रहा है। आप कहोगे कि सर ये डायग्राम मुझे ये दिखा रहा है कि ये एक्स और वाई प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में। तो जो भी एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, जो भी एरिया वेक्टर होगा, जो भी सरफेस आपको नज़र आ रहा है, आपको कहोगे सर ये सरफेस नज़र आ रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर हम लोगों को, ये वाला सरफेस, तो आपको इस सरफेस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है बस। तो आप कहोगे सर अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर तो जेड एक्सिस आ जाएगी, जेड में होगा, जो कि मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँगा जो कि परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा होगा, परपेंडिकुलर बाहर मतलब आपकी फ़ोन की स्क्रीन से, ठीक है, बाहर की तरफ जो भी आ रहा होगा इस समय फ़ोन की स्क्रीन से बाहर की तरफ जेड में, तो वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप कहोगे जेड एक्सिस है, तो जेड के लिए हम के कैप का यूज़ करते हैं, याद है, आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई को, और के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड को। तो इसलिए ये जेड में आ रहा है तो मैं के कैप बोल सकता हूँ। अब हो सकता है ये फिगर आप देख रहे हो ये 2D फिगर है, तो 2D फिगर में पीछे की तरफ से भी कोई देख रहा होगा तो उसके लिए माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या होता है। आओ दूसरे जरा जल्दी से इसमें देखते हैं हम लोग। तो आप कहोगे सर इस बार ये स्क्वायर जो है वो जेड और वाई में है, तो अगर अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इसके सरफेस पे, जो सरफेस नज़र आ रहा है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बस। तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर जो आएगा वो इस बार बाहर की तरफ आएगा, और वो कौन सी एक्सिस होगी, वो एक्स होगी भाई, वाई में और जेड में तो खुद ही है, तो जो बाहर एक्सिस आ रही होगी वो एक्स ही होगी। तो एक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई कैप प्लस का या माइनस का हो जाएगा। 2D के केस में यहाँ पे देखो मैंने लाइन लिखी हुई है कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 2D में बोथ डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो के कैप को भी लिख सकते हो, माइनस के कैप को। लेकिन अब बात आती है 3D की, तो क्या होगा वो देख लेते हैं हम लोग। 3D जो डायग्राम होंगे हमारे, अब मैं उस पर आता हूँ। तो ध्यान रखना ये वर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आओ चलो 3D पे आते हैं, देखो कितने बढ़िया डायग्राम बना रखे हैं। 3D का केस यहाँ पे क्यूब लिया है मैंने, तो आप कहोगे सर ये रहा क्यूब, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब 3D के केस में आपको मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सरफेस की, ये वाला, ठीक है, तो ये सरफेस आपको जहाँ से भी दिख रहा है आप बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आपने कहा बाहर आता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
शर्त यह है 3D के केस में आपको हमेशा आउटवर्ड वाला नॉर्मल लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, फॉर 3D केसेस। क्लियर? तो आपने कहा ये रहा सरफेस, इससे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। सेम ऐसे ही ऊपर वाले सरफेस को देखो ये, तो अगर इस सरफेस को मैं देख रहा हूँ तो बाहर की तरफ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा वो शायद यही होगा, आप कहोगे हाँ, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। सेम ऐसे ही इसके राइट हैंड साइड वाला जो सरफेस है, अगर मैं इसको इधर से देखूँगा तो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूँगा और नीचे वाले के लिए परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाएगा ये, तो ये इसका एरिया वेक्टर ऐसे हमने फाइंड करा हर एक सरफेस का। क्लियर है ये वाली चीज़? देन अब आगे आ जाओ सिलेंडर के केस में। सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, आप कहोगे सर कितने सरफेस? 3 सरफेस। वाई? सिंपल है, देखो यार, एक सरफेस ये नज़र आ रहा है आप लोगों को ऊपर सर्कुलर, एक दूसरा वाला ये सर्कुलर और तीसरा ये कर्व सरफेस है। तो सिलेंडर के 3 सरफेस होते हैं, एक ये, दूसरा ये एंड थर्ड वन इज़ दिस। क्लियर? तो अगर मैं इसके तीनों सरफेस का एरिया वेक्टर निकालूंगा तो फर्स्ट वन में आपको देख पा रहे हो ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो मैंने बोला बाहर की तरफ आपको आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, तो ये नॉर्मल ऐसे आ जाएगा बाहर की तरफ। सेम नीचे वाले के लिए आप कहोगे ये रहा सरफेस, जहाँ से देखे हो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब बात आती है तीसरे वाले में, ये कर्व सरफेस देख रहे हो आप, तो अगर आप इधर से देख रहे हो इसको तो बाहर की तरफ नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दोगे, अगर आप इधर से देख रहे हो तो ऐसे। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो भी बस आउटवर्ड नॉर्मल वाला, आउटवर्ड लेना है बस, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस पर न्यूमेरिकल जो है बोर्ड पे बहुत आ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, इस पर न्यूमेरिकल दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाओ, आप इसको सीखना है आपको हर तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, सिंपल है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक सरफेस बना के दिया है, अब इस सरफेस से कितनी फील्ड लाइन जो है वो पास कर जा रही हैं, परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस इसको पास कर जा रही हैं, तो बस वही फील्ड लाइंस के नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे, फ्लक्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक है कि कोई भी सरफेस हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं, बस आप उनके नंबर को काउंट कर लो, तो उस फील्ड लाइन का जो नंबर होगा उसे ही हम बोलना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि 4 फील्ड लाइंस 1 2 3 एंड 4, ये 4 फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं, तो बस यही 4 जो है इसका फ्लक्स बन जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको ये दिखाया। अब स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो आपको याद होनी चाहिए, एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी है और ये इसका एसआई यूनिट है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है उसको जल्दी से देखते हैं हम लोग। तो मैंने फर्स्ट केस आपको दिया कि अभी फ्लक्स जो है 4 होगा क्योंकि 4 फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं। अब इमेजिन करो मैं इसके एरिया को, इस सरफेस के एरिया को इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो इस बार सरफेस का एरिया इंक्रीज़ कर दिया। सरफेस के एरिया को इंक्रीज़ करने से आपने देखा फील्ड लाइन जो है वो ज़्यादा पास होने लग गई इससे, वो 4 5 6। तो आपने देखा कि जैसे ही आप ए को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज ए द फ्लक्स इज ऑल्सो इंक्रीजेज, नाउ द फ्लक्स इज 6। सो हम बोल सकते हैं कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए। भाई जैसे जैसे एरिया बढ़ा, एरिया के बढ़ने से आपने देखा पहले फ्लक्स 4 था, एरिया बढ़ाने से आपने फ्लक्स को देखा 6 हो गया, तो हम कह सकते हैं फ्लक्स एरिया के प्रोपोर्शनल है। अब थर्ड केस में हमने ई को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इंक्रीज़ कर दिया भाई। और मैंने आपको पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करोगे तो फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो ये जो फील्ड लाइंस अभी दूर दूर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से ये फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हो गई। तो आप देख लो कितना क्लोज आ गए। अब आप ज़रा काउंट करो तो ये लगभग 8 बैठ रहा है। तो आपने कहा कि अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने से भी फ्लक्स बढ़ गया, इसका मतलब फाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल ई। तो नाउ यू कैन सी दैट फाई इज़ प्रोपोर्शनल ए, फाई इज़ प्रोपोर्शनल ई।
तो हम बोल सकते हैं कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल ई एंड ए। भाई ए के भी प्रोपोर्शनल है, ई के भी प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फाई जो है वो ई और ए दोनों के ही प्रोपोर्शनल हुआ। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लाते हैं। अब वाई वी यूज़ कॉस थीटा इंस्टेड ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा एंड अदर थीटा, है ना। एक क्वेश्चन आ गया मन में, मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ इसका, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर ये कॉस थीटा कहाँ से आया, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए तो और मदद मिल जाएगी। जनरली फॉर्मूला ये है हमारे पास, तो वो इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले ये बताओ, ये दो चीज़ क्लियर हो गई होंगी शायद आपको कि कैसे फाई ए के भी प्रोपोर्शनल है और ई के भी, इस डायग्राम से भी होना चाहिए क्लियर। अब इमेजिन करो कि एक मैंने सरफेस लिया ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इस तरीके से फील्ड लाइन्स ऐसे पास आउट हो रही है इससे, थोड़ा एंगल क्रिएट करते हुए एक्स के साथ। तो अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अब इसके कंपोनेंट होंगे। आप कहोगे सर ये वाला एक कंपोनेंट होगा और एक ये वाला, और अब आप तो इतना याद है कि अगर ये थीटा इसके साथ बना रहा है तो ये इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा और नीचे वाला साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है तो जो सरफेस है उससे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये ए कैप हो जाएगा, मींस एरिया वेक्टर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी लाइन, या कहो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर आपने ये ड्रॉ करा, तो आपको समझ में आ गया कि थीटा एंगल बन रहा है भाई दोनों के बीच। आपने कंपोनेंट कर दिए तो ये ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये ई साइन थीटा। अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन देखता हूँ तो वो कहता है कि परपेंडिकुलर पास कितनी हो रही है फील्ड लाइंस। तो आप कहोगे सर इसमें से परपेंडिकुलर जो है वो सिर्फ ई कॉस थीटा वाला ही तो पास हो रहा है। भाई परपेंडिकुलर ऐसे ही तो पास होगा, तो ये वाला तो इससे पास ही नहीं होगा, तो इसलिए हम कौन से लेंगे? आप कहोगे ई कॉस थीटा लोगे, तो बस यहाँ पे हम लोग ई की जगह ई कॉस थीटा वाला टर्म लेते हैं। तो इसलिए जो आपका फॉर्मूला बनता है वो ई कॉस थीटा इंटू ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा बनता है, और ई ए कॉस थीटा वाला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल डाई हार्ड याद कर लेना है। क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, तो आप कहोगे सिंपल है सर ई ए कॉस थीटा, या इसी को हम ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोल देते हैं, क्योंकि ए बी कॉस थीटा क्या होता है, आप कहोगे ए डॉट बी वेक्टर, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिखा। क्लियर? अब दो सिंपल सी कंडीशन है, वेरी सिंपल। पहली कंडीशन जब थीटा ज़ीरो हो, यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ भाई, थीटा जो एंगल है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, ई और ए के बीच जो एंगल बन रहा है ना उसको हम बोल रहे हैं थीटा, ये ध्यान रखना। थीटा किसका एंगल है? आप कहोगे ई और ए के बीच का एंगल। क्लियर? देन अब यहाँ पे आ जाओ, पहली कंडीशन में अगर थीटा ज़ीरो है, मींस ये डायग्राम में ध्यान से देखो, हमने सरफेस ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी। एरिया वेक्टर भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको सर एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ई वेक्टर और ए वेक्टर, तो थीटा ज़ीरो। तो जब थीटा ज़ीरो होगा, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है, आप कहोगे कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम फ्लक्स होके जा रहा है, यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में सरफेस को ऐसे रख दोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स होके जाएगा उससे। और सेकंड कंडीशन में अगर आपने थीटा क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आपने सरफेस को उसके नीचे इस तरह से लटा के रख दिया है, तो जब आप ड्रॉ करोगे ए वेक्टर, तो होगा जो भी सरफेस, तो इस बार ये रहा, तो आप कहोगे सर सरफेस तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग, मतलब एरिया वेक्टर को, तो ये इस बार एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अब देखो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, ये एरिया वेक्टर, ये ई वेक्टर, आप कहोगे 90 डिग्री। तो इस बार cos 90 की वैल्यू जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर cos 90 की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, तो बस ज़ीरो मत, फाई भी ज़ीरो। तो इसका मतलब आपको ये थोड़ा फील लेके समझना होगा, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर तो रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बट अगर एक कैमरा होता तो और ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आता। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेटा रखा है नीचे की तरफ जैसे ये, तो उस समय कोई फ्लक्स नहीं होके जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे रखा है तो मैक्सिमम जाएगा। तो ये दो कंडीशन याद भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आपको PYQs के लिए भी मदद करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है इस पूरे क्यूब से,
और ये डायग्राम आपको गिवन कर रखा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन कर रखी है। जब बोर्ड के न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग तो आप देखना वहाँ पे आपको फील्ड की डायरेक्शन खुद गिवन करेगा वो। अब देखो ध्यान से, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी है हम लोगों को, मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास आउट हो रही हैं इससे, ठीक है, ये रही फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास आउट हो रही, ठीक है। आओ थोड़ा सा इसको जूम करके और समझते हैं। अब क्यूब के पास टोटल 6 सरफेस होते हैं, गिनवा देता हूँ। दिस इज़ फर्स्ट ऊपर वाला, दिस इज़ सेकंड नीचे वाला सरफेस, दिस इज़ थर्ड राइट हैंड साइड वाला, दिस इज़ फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड वाला, और दिस इज़ फिफ्थ पीछे वाला जो सरफेस होगा पीछे वाला, ठीक है। और दिस इज़ सिक्स्थ फ्रंट वाला सरफेस। तो आप कहोगे सर 6 सरफेस होते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एक सरफेस से मैं क्या निकालूंगा, जाने वाला फ्लक्स निकाल दूंगा। फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाई बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार वहाँ लिख तो रहा था लेकिन बोला नहीं, फाई होता है। तो अगर मुझे इससे फ्लक्स निकालना है तो मैं इसके हर एक सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकाल दूँ, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस पूरे क्यूब से कितना जा रहा है। अंडरस्टैंड क्या करने चाह रहे हैं हम लोग। और फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला जो मैंने सीखा है अभी अभी, आप कहोगे सर फ्लक्स निकालने का तो हमने फॉर्मूला सीखा है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यहाँ इसी को ही ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी बोल देते हैं। यही हमने अभी सीखा है फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। इसका मतलब मुझे सबसे पहले तो ई देखना है और ए देखना है, और फिर कॉस थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड ए वेक्टर। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको थीटा एंगल देखना है हर एक सरफेस के लिए, कि भाई ई वेक्टर और ए वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, पहले वही समझ में आए, देन तभी तो मैं फ्लक्स निकालूंगा। तो अब देखो उसके लिए आपको ई और ए की डायरेक्शन ड्रॉ करनी होगी। अब ई वेक्टर तो गिवन कर रखा है उसने, ये लो एक्स की तरफ जाता हुआ, क्लियर पता चल रहा है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। ए वेक्टर और निकल जाए तो एंगल दोनों का पता चल जाएगा। तो अभी ये वेक्टर मैंने दिखाया आपको। तो सबसे पहले मैं सरफेस 1 की अगर बात कर रहा हूँ, ये वाला सरफेस देखो ऊपर वाला, तो अभी आपने देखा कि अगर ये सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। बताओ कोई डाउट यहाँ पे, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सरफेस जो भी सरफेस है सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए बस बाहर की तरफ, तो लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब आप देख रहे हो ई वेक्टर ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, एंगल दोनों के बीच कितना बन रहा है आपको कि सर 90 डिग्री। तो फॉर फर्स्ट सरफेस अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, पहले सरफेस से, तो उसे फाई 1 बोल देंगे। फॉर्मूला यही ई ए कॉस थीटा, तो ई ए इस बार थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे, और कॉस 90 के कारण सारी की सारी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। तो ऊपर वाले सरफेस से तो कोई फ्लक्स ही नहीं जा रहा। और आप समझ भी सकते हो भाई, अगर सिंपल चीज़ है, अगर ये मेरे पास इस तरीके से कोई चीज़ जा रही है तो ऊपर वाले से तो कुछ होकर ही नहीं जा रहा, वो तो यहाँ से जाएगा ना, इस वाले से जाएगा, इस वाले से जाएगा, कॉमन सेंस ही बात है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया 0। अब आ जाओ जल्दी से सेकंड सरफेस, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला सेकंड वाला। तो पहले तो हमें एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर ये रहा सरफेस सेकंड, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, नीचे से देखने पे यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे हो गया, फील्ड ऐसे जा रही है, एंगल इसके बीच भी 90 डिग्री हो गया। तो सेकंड वाले के लिए भी हम ई ए कॉस 90 लगा के 0 कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक आप कहोगे सर नहीं, ऊपर और नीचे वाले से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा, क्लियर। ऐसे अब मैं निकाल रहा हूँ थर्ड सरफेस, ध्यान से देखना, ये थर्ड सरफेस, ठीक है, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये वाला थर्ड सरफेस। तो इसके लिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो बाहर की तरफ, ये हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सर एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और ई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा 0 डिग्री। भाई ये सरफेस है तो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे ही आएगा, इस सरफेस से निकलता हुआ, अंदर की तरफ थोड़ी करोगे, मैंने कहा बाहर की तरफ वाला लेना है, तो ये, और ई वेक्टर भी सेम ऐसे ही, तो थीटा कितना हो गया 0। तो इसके लिए आप सीधा कहोगे कि सर फॉर सरफेस थर्ड ई ए कॉस इस बार 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, हमारे पास सिंपल ई इंटू ए आ जाएगा। अब ई और ए की वैल्यू हमारे को दी नहीं, तो हम अभी उसमें नहीं पढ़ रहे कि क्या होगी वैल्यू, ठीक है ये चीज़। फोर्थ वाले को देख लो, फोर्थ वाले में ये रहा, इस बार एरिया वेक्टर बाहर की तरफ कहोगे ये रहा, ये एरिया वेक्टर और ई वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, तो थीटा एंगल कितना हो गया 180,
भाई ए वेक्टर ऐसे जा रहा है, ई वेक्टर की डायरेक्शन प्लस एक्स की तरफ है, तो एंगल कितना होगा आप कहोगे सर 180 डिग्री। तो सरफेस फोर्स के लिए हमारे पास कॉस 180 हो गया, और कॉस 180 की वैल्यू -1 याद कर लो जिन्हें नहीं याद है, ठीक है, कितनी बार मैंने बता रखी है लेकिन याद कर लो इसे। तो -1 के कारण इसकी वैल्यू होगी माइनस का ई ए, ठीक है। तो हमने फोर्थ वाला भी निकाल लिया। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ सरफेस की, जो फ्रंट सरफेस है सॉरी फ्रंट वाला ये रहा सरफेस। तो फ्रंट वाले के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। आप कहोगे कहाँ, जेड में, जेड में बाहर की तरफ आ रहा होगा, देखो इस तरीके से। और ई वेक्टर ऐसे जा रहा है अभी भी एक्स की तरफ, तो अगर ये एक्स की तरफ है, ये जेड में है, तो एंगल कितना होगा आप कहोगे सर 90 डिग्री। सेम ऐसे ही पीछे वाले के लिए भी एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा, आप कहोगे सर हाँ एरिया वेक्टर पीछे है, और ई वेक्टर ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों के लिए ही थीटा 90 नहीं हो गया। तो फॉर 5 और 6 कॉस 90 के चक्कर में ये सब 0 हो गया। और फ्लक्स एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर टोटल निकालना है तो सब 6 के 6 को उठा के आप क्या कह रहे हो, ऐड कर दो। जब सबको ऐड करूँगा तो ये दोनों 0 थे, इसकी और इसकी वैल्यू, इसकी प्लस की इसकी माइनस की, सबको ऐड करा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स इसमें से कितना जाएगा आप कहोगे 0, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना हो गया आप कहोगे 0। तो इस तरीके से आपको फ्लक्स निकालना है, हर एक सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालना है। फिर से कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करना, कैसे आया ये तो थोड़ा इजी है, लेकिन आपको सीखनी है चीज़ें कि हम कर क्या रहे हैं, दिमाग कैसे चला रहे हैं, तभी आप फिर PYQs और बोर्ड में जो क्वेश्चन आजकल थोड़े से ट्विस्ट के साथ आ रहे हैं तभी कर पाओगे। रटना नहीं है किसी चीज़ को। सबसे पहले फ्लक्स निकालना था, ये फॉर्मूला देखा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में थीटा एंगल देखना है जो कि ए और ई का है, तो एरिया वेक्टर निकाल दिया हर एक सरफेस के, थीटा एंगल देखा और निकालना स्टार्ट कर दिया 6 के 6 सरफेस से, और सब ऐड कर दिया। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए प्लस और माइनस के साथ साथ ऐड करते रहेंगे, तो ये भी कैंसिल हो गए और 0 आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है कैसे करना है आप लोगों ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देन फिर हम आज की वीडियो यहीं रोकेंगे और फिर हम गॉस थ्योरम करेंगे। तो हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसका भी ध्यान रख रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरीके से गिवन है वेक्टर फॉर्म में, फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर लाइंग ऑन द YZ प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस टाइप के क्वेश्चन भी बोर्ड में आ रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन कर दिया, आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, तो ई वेक्टर को मैंने गिवन लिख लिया। अब वो कह रहा है हमें फ्लक्स निकालना है एक स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर है जिसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और वो YZ प्लेन पे रखा हुआ है। देखो यही क्वेश्चन आपको समझना है, कहाँ रखा है, YZ प्लेन में। तो आपको पता है फ्लक्स निकालने के फॉर्मूले सर अभी अभी सीखे। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म में होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यानी कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी पड़ेगी हम लोगों को। अब E वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसका मतलब A को भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन अब करेंगे कैसे, एरिया दिया है, आप कहोगे सर 10 मीटर स्क्वायर, तो लो ये कर दिया। तो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार ज़रा डायग्राम। देखो इसने कहा YZ प्लेन में है वो सरफेस उसका, तो लो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करा, ये Z बनाया, यहाँ पे ये Y है और ये वाला X हो गया। तो आप कहोगे सर YZ प्लेन ये रहा। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये YZ प्लेन में है तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो बाहर की तरफ X में ही तो आएगा। भाई अगर ये Y में और Z में है, ध्यान से देखना, ये इसका सरफेस Y और Z में, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा वो बाहर स्क्रीन की तरफ ही तो आ रहा होगा, जो कि कौन सी एक्सिस में होगा, आप कहोगे X में। तो ईजिली आप दिमाग में भी रख सकते हो, जिनको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा कि YZ में क्या चीज़ मिसिंग है, आप कहोगे सर X, तो बस आपका X एक्सिस में परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं बोलूँ XY एक्सिस तो आप कहोगे Z एक्सिस में होगा, तो जो मिसिंग है वहीं होगा। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर आप कहोगे कहाँ है सर, I कैप में। भाई I कैप में तो ड्रॉ करेंगे X की तरफ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। YZ में था सरफेस, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर X की तरफ ही आएगा, तो X को I कैप बोलते हैं। तो इसलिए एरिया वेक्टर हो गया 10 I कैप, मीटर स्क्वायर तो यूनिट थी। तो बस E वेक्टर गिवन है, A वेक्टर गिवन है, फाई निकालने का फॉर्मूला E डॉट A, सिंपल दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, I की I के साथ हो जाएगी, तो 2 × 10 हो जाएगा आपका 20, I डॉट I 1 तो 20, और यूनिट और लिख देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक से न्यूमेरिकल थे। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बोर्ड के न्यूमेरिकल मैं बाद में आपको कराऊंगा, ठीक है।
PYQ सीरीज़ में आप देखते रहो, वहाँ उसको बोर्ड के न्यूमेरिकल भी दिख जाएंगे। तो एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। बस चैनल को सपोर्ट करते रहो और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।